हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टेक श्वेता में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कुत्ते की पूछ जिसको यशपाल जी ने लिखा है उस कहानी का वाचन करेंगे। यशपाल प्रेमचंदोत्तर कथा साहित्य के एक समर्थ रचनाकार हैं। यशपाल की कहानी में 16 कहानी संग्रह संग्रहित किए गए हैं, जिसमें पिंजड़े की उड़ान, वो दुनिया, तर्क का तूफान, ज्ञान दान, अभिशप्त, भस्मावृत्ति, चिंगारी, फूलों का कुर्ता इत्यादि संग्रहित किया गया है। कुत्ते की पूछ यशपाल की एक महत्वपूर्ण कहानी है। यह सन 1951 में प्रकाशित वो दुनिया संग्रह में संग्रहित है। इसकी भूमिका में यशपाल ने इस संग्रह की कहानियों के संबंध में लिखा है। यह दुनिया विषमता से भर गई है। इस दुनिया का वैषम्य उस दुनिया में न होना चाहिए। इस दुनिया की कटुता से ही उस दुनिया की चाह उठती है, इसलिए दिल पुकार उठता है वो दुनिया। चलिए अब हम कहानी का वाचन करते हैं। श्रीमती जी कई दिनों से कह रही थी, उल्टी बयार फिल्म की बहुत चर्चा है, देख तो लेते, अच्छा था। फिल्म देख लेने से ऐतराज न था, परंतु सिनेमा शुरू होने के समय अर्थात 6:30 बजे तक तो दफ्तर के काम से ही छुट्टी नहीं मिल पाती। दूसरे शो में जाने का मतलब होता है बहुत देर से सोना, नींद पूरी न होना, अगले दिन काम ठीक से न कर सकना। लेकिन जब उल्टी बयार को 7वां हफ्ता लग गया तो मान लेना पड़ा कि फिल्म अवश्य ही देखने लायक होगी। रात 12:30 बजे सिनेमा हॉल से निकलने पर टांगे का दर्द कुछ बढ़ जाता है। आने दो आने में कुछ बन बिगड़ नहीं जाता, लेकिन टांगे वाले के सामने अपनी बात रखने के लिए कहा नहीं, पैदल ही चलेंगे। चांदनी रात है, गनीमत से 4 कदम चलने का मौका मिला है। उजली चांदनी में सूनी सड़क पर सामने चलती जाती अपनी बौनी परछाई पर कदम रखते हुए चले जा रहे थे। जिक्र था फिल्म में कहाँ तक स्वाभाविकता थी और कितनी कला थी। स्त्रियों से भी कला के विषय में बात की जा सकती है, खासकर जब परिचय नया हो, परंतु स्वयं अपनी स्त्री से, जिसे आदमी रग रोए से पहचानता हो, बहस या विचार विनिमय में क्या रस। श्रीमती जी को शिकायत है कि मैं सब तरह के लोगों में बहस करता हूँ, उनसे कभी विचार विनिमय नहीं करता। मैं उन्हें किसी योग्य समझता ही नहीं। इस अभियोग का बहुत माकूल उत्तर है, जिस व्यक्ति से विचारों की पूर्ण एकता हो, उससे बहस कैसी। मेरे उत्तर से श्रीमती जी का कुछ दिन तक संतोष रहा कि चतुर समझे जाने वाले पति से विचारों की समता के कारण वे भी चतुर हैं, परंतु दूसरों पर बहस की संगीन चला सकने के लिए पति नाम के रेत के बोरे पर कुछ अभ्यास करना भी तो जरूरी होता है। इसलिए एक दिन खींच कर बोली, बहस न सही, आदमी बात तो करता है, हमसे कभी कोई बात भी नहीं करता। उस समय पति होने का टैक्स चुकाने के लिए अपनी पत्नी के साथ कला का जिक्र कर चांदनी रात का खून हो रहा था। मैं कह रहा था और वे हूं हूं कर हामी भर रही थी। अचानक वे बोल उठी, अरे यह देखो। पति पत्नी से कला की बात करने की अपनी समझदारी पर दांत पीस कर रह गया। सोचा यह बात हुई, राजा कहानी कहे, रानी जूठ टटोले। पत्नी के संकेत से देखा, हलवाई की छोटी सी दुकान थी। सौदा उठ चुका था, बिजली का एक बल्ब अभी जल रहा था। लाला दुकान के तख्त पर चिलम उलटकर दीवार से लगे ऊग रहे थे। दुकान के साथ सड़क पर कढ़ाई ईंट के सहारे अड़ी हुई टिकी थी। कढ़ाई मांजने के प्रयत्न में एक छोटी उम्र का लड़का कढ़ाई में ही सो गया था। कालिक से भरा जूना उसके हाथ में थमा था और उसकी बाह फैली हुई थी। दूसरा हाथ कढ़ाई के कड़े को थामे था। कढ़ाई को घिसते घिसते लड़का ऊग गया और फैली हुई बाह पर सिर रख सो गया। एक कुत्ता कढ़ाई के किनारे लगी हुई मलाई को चाट रहा था। मैं परिस्थिति समझने का प्रयत्न कर रहा था।
श्रीमती जी ने पिघले हुए स्वर में क्रोध से कहा, देखते हो जुल्म, क्या तो बच्चे की उम्र है और रात के 1 बजे तक ये कढ़ाई जिससे वह हिला नहीं सकता उससे मचाई जा रही है। श्रीमती जी मेरी बाह में बाह डाले, हाथ पर बोझ दे, कढ़ाई पर झुक गई और लड़के की बाह को हिला उसे पुचकार कर उठाने लगी। लड़का नींद से चौंक कर झपाटे से कढ़ाई में जूने के रगड़ने लगा, परंतु श्रीमती जी के पुकारने से उसकी नींद भरी आंख उठकर उनकी ओर देखने लगी। श्रीमती जी बोली, हाय कैसे पत्थर दिल होते हैं जो इस उम्र के बच्चों को इस तरह बेच डालते हैं। और इस राक्षस को देखो, बच्चे को मेहनत पर लगा खुद सो रहा है। श्रीमती जी बच्चे को पुचकार कर साथ चलने के लिए पुकारने लगी। इस गुल गपाड़े से लाला की आंख खुल गई। नींद से भरी लाल आंखों में झपकाते हुए लाला देखने लगे, पर इससे पहले कि वे कुछ समझे या बोल पाए, श्रीमती जी लड़के का हाथ थाम ले चली। फिल्म और कला की चर्चा श्रीमती के करुणा और क्रोध के प्रभाव में डूब गई। कानूनी पेशा होने के कारण कानून की जद का ख्याल आया। श्रीमती जी को समझाया, कम उम्र के बच्चों को उसके माँ बाप की अनुमति के बिना इस प्रकार खींच ले जाने से पुलिस के झंझट में पड़ना होगा। राजा और समाज के कानून से जबरदस्त कानून है स्त्रियों का। पति को बिना किसी हीलो हुज्जत के पत्नी के सब हुक्म मानने ही पड़ते हैं। श्रीमती जी ने अपना कानून अड़ा कर कहा, इसके माँ बाप आकर ले जाएंगे, हम कोई लड़के को भगाए थोड़ी लिए जा रहे हैं। बच्चे पर इस तरह जुल्म करने का किसी को क्या हक है? यह भी कोई कानून है? लाला आंखें झपकाते रहे। हम उस लड़के को लिए चले आए। लाला बोले, क्यों नहीं कह सकता? शायद कोई बड़ा सरकारी अफसर समझकर चुप रह गए हों। लड़के से पूछने पर मालूम हुआ कि दरअसल उसके माँ बाप नहीं थे, मर गए थे। उसका कोई दूर का रिश्तेदार उसे लाला के यहाँ छोड़ गया था। दूसरे रोज लाला मकान के अहाते में हाजिर हुए और बोले कि यूं तो आप माई बाप हैं, लेकिन यह मेम साहब की जादती है। लड़के के बाप की तरफ लाला के 60 रुपए आते थे, वह मर गया। लाला उल्टे अपनी गार्ड से लड़के को हिला पहनाकर पाल पोस रहे थे। लड़के की उम्र ही क्या है कि कुछ काम करेगा। ऐसे ही दुकान पर चीज धर उठा देता था, सो मेम साहब उसे भी उठा ले आई। लाला बेचारे पर जुल्म ही जुल्म था। उन्हें उनके 60 रुपए मिल जाते, सूद के वे छोड़ देने को तैयार थे, या फिर लड़का ही उनके पास रहता। श्रीमती ने बरामदे के फर्श पर जूते की ऊंची एड़ी पटक भौं चढ़ाकर कहा, ऑल राइट। इसके बाद शायद वे कहना चाहती थी, 60 रुपए ले जाओ। परिस्थिति नाजुक देख बीच में बोलना पड़ा, लाला जो भी हुआ अब चले जाओ, वरना लड़का भगाने और क्रूएल्टी टू चिल्ड्रन के जुर्म में गिरफ्तार हो जाओगे। जाते हुए लाला की पीठ से नजर उठाकर श्रीमती जी ने विजय गर्व से मेरी ओर देखा। उनका अभिप्राय था, देखो तुम खामखा डर रहे थे, हमने कैसे सब मामला ठीक कर लिया, तुम कुछ भी समझ नहीं सकते। लड़के का नाम था हरुआ। श्रीमती जी ने कहा, यह नाम ठीक नहीं, नाम होना चाहिए हरीश। लड़के की कमर पर केवल एक अंगोछा मात्र था, शेष शरीर पर था मैल का आवरण। सिर के बाल गर्दन और कानों पर लटक रहे थे। हरीश के शरीर का मैल साबुन की झाग से घुल घुल कर बह गया। वह सांवला सलोना बालक निकल आया। दरबान के साथ सैलून में भेजकर उसके बाल भी छटवा दिए गए। बीशु के कपड़े भी हरीश के काम आ सकते थे, परंतु लड़कों में 4 बरस का अंतर काफी होता है। खैर, हफ्ते भर में हरीश के लिए नेवी कट कॉलर के 3 कमीज और नेकल सिल गए। उसके असुविधा अनुभव करने पर भी उसे जुराब और जूता पहनना पड़ा। श्रीमती जी ने गंभीरता से कहा, उसके शरीर में भी वैसा ही रक्त मांस है जैसा कि और किसी के शरीर में। उनका अभिप्राय था अपने पेट के लड़के बिशु से, परंतु बिशु आखिर पुत्र तो मेरा भी था। श्रीमती जी ने कहा, इस लड़के के भी दिमाग है, यह भी मनुष्य का बच्चा है
और इसे मनुष्य बनाना भी हमारा कर्तव्य है। हरीश कोई अच्छा काम कर देता तो प्रसन्नता के साथ वे मुझे सुनाती, लड़के की स्वाभाविक प्रतिभा है। यदि उसे अवसर मिले तो वह क्या नहीं कर सकेगा। हाँ, उस मजदूर का क्या नाम था जो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया था? मौका मिले तो आदमी उन्नति क्यों नहीं कर सकता। 4 वर्ष के बच्चों में भी स्थिति का गर्व, श्रेणी विशिष्टता का भाव रहता है। बीसू नीची स्थिति के बालक को अपने समान अधिकार जमाते देख, अपनी माँ को उसके सिर पर हाथ फेरते देख और हरीश को अपनी संपत्ति का प्रयोग करते देख ईर्ष्या से खिन्न हो जाता। वह रोती सूरत बनाकर होठ लटका लेता या हरीश को मार बैठता। श्रीमती जी को बीसू के व्यवहार से गरीबी और मनुष्यता का अपमान जान पड़ता। श्रीमती जी गंभीरता से बीसू को अन्याय करने से रोकती, हरीश का साहस बढ़ाकर उसे अपने आप को किसी से कम न समझने का उपदेश देती। हरीश बात बात में सहमता, सकपकाता, पास बैठने के बजाय दूर रहता। उसकी आंखों में बीसू को खिलौने के लिए लोभ झलकता रहता। श्रीमती जी उसका साहस बढ़ाकर उसे बीसू के समान समानता के दर्जे पर लाने का प्रयत्न करती। कई दफे उन्होंने शिकायत की कि मेरे स्वर में हरीश के लिए बीसू की तरह अपनापन क्यों नहीं आ पाता। श्रीमती जी की बहस से कानून का हवाला या जीरा उपयोगी नहीं हो सकती थी, इसलिए चुप रह जाता। हरीश के प्रति सहानुभूति और उसे मनुष्य बनाने की इच्छा रखते हुए भी मैं श्रीमती जी को अपनी सद्भावना का विश्वास न दिला सका। हरीश के प्रति उनकी वत्सलता और प्रेम मेरी पहुंच से कुछ ऊंचा ही रहता। श्रीमती जी को शिकायत थी कि हरीश आकर अधिकार से उनके पास जरूरत की चीजों के लिए क्यों नहीं जिद करता। उन्हें ख्याल था कि इन सब का कारण मेरा भय ही था। एक दिन बुद्धिमानी और गहरी सूझ की बात करने के लिए उन्होंने सुनाकर कहा, पुरुष सिद्धांत और तर्क की लंबी लंबी बातें कर सकते हैं, परंतु हृदय को खोलकर फैला देना उनके लिए कठिन होता है। सोचा, श्रीमती जी को सहृदय होने की सफलता के लिए उन्हें अपने हृदय की विशालता अनुभव करने के लिए मैं सहायता नहीं दे पाता हूँ, यही मेरा कसूर है। एक रियासत के मुकदमे में सोहराम जी का जूनियर बनकर केदारपुर जाना पड़ा। उम्र बढ़ जाने पर प्रणय का आकर्षण तो उनका तीव्र नहीं रहता, पर घर की याद जवानी से भी अधिक सताती है। कारण है शरीर का अभ्यास, समय और स्थान पर आवश्यकता की वस्तु का सहज मिल जाना और घर से बाहर नहीं हो सकता, न निश्चिंतता की ढील का संतोष। केदारनाथ में रुकना पड़ा। 4 मास औसत आमदनी से 2.5 गुना आमदनी के उत्साह ने सब असुविधाओं को परास्त कर दिया। घर से संबंध था केवल श्रीमती जी के पत्र द्वारा। कभी सप्ताह में 1 पत्र और कभी सप्ताह में 2। बीशु को जुकाम हो जाने पर 1 सप्ताह में 4 पत्र भी आए। आरंभ में पत्रों में हरीश के जिक्र का एक पैराग्राफ रहता और दूसरे पैराग्राफ में भी उसकी थोड़ी बहुत चर्चा। सोचा था मेरी गैर हाजिरी में भी मेरी अनुदारता से मुक्त पाकर लड़का तीव्र गति से मनुष्य बनने का अवसर पा जाएगा। कुछ पत्रों के बाद हरीश की खबरों की सरगर्मी कम हो गई। फिर शिकायतें मिली कि वह पढ़ने लिखने की ओर मन न लगाकर गली में मैले कुचले लड़कों के साथ खेलता रहता है। बाद में खबर आई कि वह कहना नहीं मानता है। स्वभाव का बहुत जिद्दी, बहुत डल, हर समय कुछ खाता रहना चाहता है। इसी से उसका हाजमा ठीक नहीं रहता है। लौटकर बड़ा ही था कि श्रीमती जी ने शिकायत की, सचमुच तुम बड़े अजीब आदमी हो। हम फिक्र में मरते रहे, तुम खत तक नहीं लिखा जा सकता। ऐसी भी क्या बेपरवाही। यहाँ यह मुसीबत की लड़के को खांसी हो गई। 3 बार लड़के को बुलवाना पड़ता था। घर में सिर्फ दो तो नौकर हैं, वे घर का काम करें या डॉक्टर को बुलाने जाएं। इस लड़के को देखो, हरीश की ओर संकेत करते हुए कहा। जरा डॉक्टर बुलाने को भेजा तो सुबह से दोपहर तक गलियों में खेलता रहा और डॉक्टर का घर इसे नहीं मिला। डॉक्टर जमील को शहर में कौन नहीं जानता। हरीश बीशु को गोद में लिए श्रीमती जी से सहमता हुआ मेरे समीप आना चाहता था। उस उम्र में भी आदमी इतना चालाक हो सकता है, यह हरीश को बीसू से इतना अधिक स्नेह हो गया था।
यह वह विशु को उठाए था कि उसे संभाले रहने पर उसे खाली खेलते रहने के कारण डांट ना पड़ेगी। हरीश को देख श्रीमती जी ने कहा, अरे उसे खेलने क्यों नहीं देता? तुझे कई दफे तो कहा है कि गुसल खाने में गीले कपड़े पड़े हैं, उन्हें ऊपर सुखाने डाला। हरीश महफिल से यूं निकाले जाने के कारण उसकी कातर आंसू से पीछे की ओर देखता चला गया। कुछ ही देर में वह फिर आ हाजिर हुआ। उसकी ओर देख श्रीमती जी ने कहा, हरीश आओ देखो, पानी लेकर खस की टट्टियों को भिगो दो। सुनो, यूं ही पानी मत फेंक देना, स्टूल पर खड़े होकर अच्छी तरह भिगो देना। मेरी ओर देख हुए बोली, जिस काम के लिए कहूँ कतरा जाता है। इसे पढ़ाने के लिए स्कूल के एक लड़के को 4 रुपए देने के लिए तय किया था, वह इसे पढ़ाने नहीं आता। मैंने पूछा। श्रीमती बीशु की कमीज का बटन लगाते हुए बोली, खामखा यह पढ़ता ही नहीं। पढ़ चुका या बस खाने की हाय हाय लगी रहती है। कोई चीज बचा कर रखना मुश्किल हो गया है। हरीश कमरे में तो ना आया, लेकिन दरवाजे में झांक कर भाग गया। वह संदेह भरी नजरों से कुछ ढूंढ रहा था। फल की टोकरी से कुछ लीचियां निकालकर श्रीमती जी ने बीसू के हाथ में दी। उसी समय हरीश की ललचाई हुई आंखें बीसू के हाथों को ताकती दिखाई दी। श्रीमती जी खींच गईं। हरदम बच्चे के खाने की ओर आंखें उठाए रहता है, जाने कैसा भुक्कड़ है। इन लोगों को कितना ही खिलाओ समझाओ, इनकी भूख बढ़ती जाती है। ले इधर आ। दो लीचियां उसके हाथ में देकर बोली, जा बाहर खेल, क्या मुसीबत है। उसी शाम को एक और मुसीबत आ गई। जो कपड़े हरीश ने सुबह सूखने डाले थे वे हवा में उड़ गए थे। श्रीमती जी ने भन्ना कर कहा, तुम ही बताओ, मैं इसका क्या करूं। वही बात हुई ना कि कुत्ते का गू न लीपने का न पाथने का। अच्छी भला गले पड़ी गई। समझाने से समझता भी तो नहीं। इसकी सोहबत में विशु ही क्या सीखेगा। कोई भला आदमी आए सिर पर आकर सवार हो जाता है। स्कूल भिजवाओ तो वहां पढ़ता नहीं, लड़कों से लड़ता है। अपने आगे किसी को कुछ समझता थोड़ी है। तुमने उसे लाट साहब बना दिया है। कम जात कहीं अपनी आदत से थोड़ी ही जाता है। क्या उत्तर देता। बात टाल गया। संध्या समय श्रीमती जी ने बीसू को मेरी गोद में बिठा दिया था। शायद देखना चाहती थी कि बीसू मेरी गोद में कैसे जचता है। हरीश भी दौड़कर आया और मुझसे सटकर खड़ा हो गया। पोज का यूं बिगड़ जाना श्रीमती जी को न भाया। श्रीमती जी चिढ़ गईं। बंदर को मुंह लगाने से नोचे गई तो। इन लोगों के हाथ जितनी भलाई करो उतना ही सिर पर आते हैं। कह नहीं सकता हरीश कितना समझा और कितना नहीं, पर इतना वह जरूर समझ गया कि उसी के बारे में थी, उसके प्रति आदर की नहीं थी। इतना तो पालतू कुत्ता भी समझ जाता है। गले का स्वर ही यह प्रकट कर देता है। हरीश कतरा कर चला गया और मुड़ेर पर ठोड़ी रख गली में झांकने लगा। सोच रहा था अपनी बात भी कह सकूं, श्रीमती जी को विरोध भी न जान पड़े। कहा, जानवर को आदमी बनाना बहुत कठिन है। उसे पूछ कर पास बुलाने में अच्छा लगता है, उसके प्रति दया का संतोष होता है, परंतु जब जानवर स्वयं ही पंजे गोद में रख मुंह चाटने का यत्न करे तो खींच आती है। श्रीमती जी चिढ़ गईं। तो हमने क्या कहा। उन्हें बात पूरी न करने देता तो जाने कितना लंबा बयान और जीरा सुननी पड़ती। इसलिए टोकर कर बोला, ओहो, तुम्हारी बात नहीं, मैं बात कर रहा हूँ इस झगड़े की, सरकार और मजदूरों के झगड़े की। क्रोध की लंबी फुफकार छोड़ उन्होंने जानना चाहा, मैं बहाना तो नहीं कर गया, इसलिए पूछा, सो कैसे। उत्तर दिया, यही सरकार मजदूरों की भलाई के लिए कानून पास करती है, और जब मजदूरों का हौसला बढ़ जाता है वे खुद ही अधिकार मांगने लगते हैं, तब सरकार को उनका आंदोलन दबाने की जरूरत महसूस होने लगती है। श्रीमती जी को विश्वास हो गया कि मैं उनका विरोध नहीं कर रहा था। बोली, तभी तो कहते हैं कुत्ते की पूंछ 12 बरस नली में रखी पर सीधी नहीं हुई। उस रोज वह लाला 60 रुपए की धमकी दे रहा था, बनिया ही ठहरा। कहीं सूद भी गिनने लगे तो जाने रकम कहाँ तक पहुंचे। इस झगड़े में पड़ने से लाभ। यह
कहानी कुत्ते की पूछ बहुत ही मार्मिक कहानी है। अब हम देखेंगे श्रीमती जी का क्या मतलब था। श्रीमती जी का मतलब तो समझ गया, पर समझकर आगे उत्तर देना ही कठिन था। इसलिए उनकी तरफ विस्मय से देखकर पूछा, क्या मतलब तुम्हारा? कुछ नहीं, श्रीमती जी झुंझला उठी। उन्हें झंझलाहट थी मेरी कम समझी पर, और कुछ खेप थी जानवर को मनुष्य बना देने के असफल अभियान पर। मैं जानता हूँ बात दब गई, टली नहीं। फिर यह प्रश्न उठेगा, परंतु किया क्या जाए? कुत्ते की पूंछ काट लेने पे फिर से जोड़ देना संभव नहीं होता। मनुष्यता का चस्का किसी को लग जाने पर उसे जानवर बनाए रखना भी संभव है। यहाँ पर कुत्ते की पूंछ का वाचन खत्म होता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।